हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी कि 2022 के सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट वाले होंगे, 15 आपके पेडागॉजी के होंगे। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना और जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस और भी सीटेट की वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर से ज़रूर देख लेना, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग और लाइक कर दीजिए। बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे, उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे, शाम 7 बजे 3 क्लास होती है। इस बार सीटेट एग्जाम को पास करना है तो अभी कभी इस चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएंगे। जैसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं कंटेंट वाले, उनको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। प्रश्न क्या है? जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम क्या है? जिस राज्य में जो है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम क्या है? यानी कि ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो स्थित है ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है या उत्तराखंड में है या हिमाचल प्रदेश में है या झारखंड में है? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। और ये बिल्कुल ओरिजिनल आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और प्रैक्टिस आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही करनी है। ओके, तो यहाँ पे देखना, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है आपका कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है, ठीक है। अब ये जो संस्थान है ये क्यों फेमस है? क्योंकि जो बछेंद्री पाल थे इसी संस्थान से अपना जो है ट्रेनिंग ली थे। अब बछेंद्री पाल कौन है? ये जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। कौन? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। और ये जो है इसी संस्थान से अपना जो है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग लिए थे। तो यहाँ पे 61 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट भी कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, उस मादक द्रव्य की पहचान कीजिए जो एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। बताइए सब लोग, उस मादक द्रव्य की पहचान कीजिए जो एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। बहुत अच्छे। तो इसमें सबसे पहले हमें यह पता लग जाना चाहिए मादक द्रव्य के उदाहरण हैं कौन कौन से। तो LSD हो जाएगा, हॉसिस हो जाएगा, कैनाबिस हो जाएगा, पेनिसिलिन आपका नहीं होगा। तो 62 का यहाँ पे आपका 4 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, चलिए बहुत अच्छे, डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट करिए सब लोग। NCERT का ये क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। जल संरक्षण में संलिप्ति अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम क्या है? यानी कि भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? जादव पायंग को, राजेंद्र सिंह को, या मेधा पाटकर को, या आबिद सुरती को? बताएंगे सब लोग। 63 का जवाब दीजिए और 100 लाइक इस वीडियो में होनी चाहिए। होप करता हूं हो जाएगी। चलिए बताएंगे सब लोग। तो भारत का जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। किसको कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। यहाँ पे 63 का आपका जो है दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनको 2015 की स्कॉट होम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, राजेंद्र सिंह को। ओके, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखना, वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखता है वह है? देवबंद, मेहराब, मुकरना या खत्मबंद? बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग डियर, सभी को गुड मॉर्निंग। डेली आपको क्लास देखना है। फॉर्म नहीं फिल किए हो तो फिल कर दीजिए और तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। 21 जनवरी को आपका पेपर है। तैयारी करने का जो समय है बहुत है, इतने में अगर तैयारी करेंगे तो अच्छा स्कोर आप लोग कर लेंगे। तो वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसा दिखता है वह है खत्मबंद। क्या है? खत्मबंद। यहाँ पे आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खत्मबंद है क्या? ये लकड़ी पर जो है उकेरा गया एक जो है नक्काशी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। यहाँ पे देखिए, कक्षा 5 की
पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के दाहिने नीचे भाग में निम्नलिखित का पैमाना जो है छपा है। जैसे पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी मीटर हो गया, केवल यहाँ पर दिया है। और यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और बंजारा दरवाज़ा के बीच की दूरी जो है 13.7 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी कितनी होगी? ये क्वेश्चन मैं पहला भी सॉल्व करवा चुका हूँ। तो इसका आंसर बताएंगे सब लोग। बहुत अच्छे, तो बिल्कुल सरल प्रश्न है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया गया है? 110 मीटर। यहाँ पे पूंछ कितना रहा है? 13.7 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर देंगे हम 110 में 13.7 का। 13.7 का हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 110 में। तो यहाँ पे जो आंसर आपका निकल के आएगा 1507। ठीक है, जब हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे लग जाएगा 3 अंक के पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो आपका सही होगा ये वाला, दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। एक बार और प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना टेलीग्राम से इसकी PDF डाउनलोड करके। अगला प्रश्न ये है, एक पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषणज स्तर है अपघटक, शाकाहारी, उत्पादक या मांसाहारी? वीडियो को लाइक करिए, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें इस वीडियो को, ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिल सके, वो भी अपनी जो तैयारी है बिल्कुल फ्री में कर सकें हमारे चैनल से। एजुकेशन मिसाइल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग अपनी जो है CTET एंड UPTET यानी कि टीचिंग एग्जाम की बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तो अभी कभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषणज स्तर है कौन सा? तो वो आपका है मांसाहारी। कौन सा है? मांसाहारी है। ओके, यहाँ पे आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी निम्नलिखित राज्यों में से किन छोटे बड़े राज्यों से गुजरेगा? बताइए। दिल्ली से मुंबई, देखिए मैप आपको पढ़ाना आना चाहिए। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है मैप से ज़रूर आएगा। ठीक है ना, चलिए बताइए सब लोग। दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी निम्नलिखित राज्यों में से किन छोटे बड़े राज्यों से गुजरे? तो ये गुजरात से गुजरे, महाराष्ट्र से गुजरे और राजस्थान से गुजरे। ठीक है, यहाँ पे 67 का आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको इस तरीके के क्वेश्चन याद होने चाहिए, जैसे कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के तट पर कौन कौन से राज्य हैं, अरब सागर की खाड़ी पे कौन कौन से राज्य हैं, तो ये याद होने चाहिए। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है? प्रबल बांस के खंभों से बने घर में, खपरेल के मिट्टी के घर में, पत्थर या लकड़ी से बने घर में, या बहुमंजिला घर में? बताएंगे सब लोग राइट आंसर क्या होगा। मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है? तो वो जो घर होता है डियर, आवास जो होता है, पत्थर या लकड़ी के बने घर में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक एक टॉपिक वाइज की क्लास होगी, तो आप लोग परेशान मत कीजिए। जितना भी EVS में आपका जो टॉपिक दिया है, सिलेबस दिया गया है, पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगला प्रश्न है, गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ गेहूं द्वारा नहीं बनाए गए हैं? तो यहाँ पे कौन सा वो खाद्य पदार्थ है जो गेहूं के द्वारा नहीं बनाया गया है? जैसे उत्तपम तथा डोसा हो गया, चपाती तथा केक हो गया, हलवा तथा पूरी हो गया, और स्लाइस ब्रेड और पुआ हो गया। तो यहाँ पे बताना है कि गेहूं से कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं बनाया गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखना, चपाती और केक ये सब गेहूं से बनाए जाते हैं, हलवा और पूरी ये भी गेहूं से बनाए जाते हैं, स्लाइस ब्रेड और पुआ ये भी बनाए जाते हैं। यहाँ पे उत्तपम और डोसा ये जो है गेहूं से नहीं बल्कि किससे बनाए जाते हैं? चावल से बनाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही होगा पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं इसमें? प्रश्न अच्छे से पढ़ना। आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? हमारे शरीर को पोषण देना, रुक्षांश भी कहा जाता है, हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करते हैं, मुख्यतः पौधों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें नहीं है? 70 का राइट आंसर क्या होगा? कुछ भी डाउट्स हैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, UPTET CTET एग्जाम से रिलेटेड, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एक बार सभी लोग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिख देंगे। लिखिए भाई सभी लोग जय हिंद। तो आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सत्य नहीं है डियर? ये वाला कि हमारे शरीर को पोषण देना, ये आपका सत्य नहीं है। ओके, 70 का कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, पाठ अमृता की कहानी में ग्राम
खेजड़ली को उसका नाम मिला पूर्वजों से, या वहाँ निवास करने वाले बच्चों से, या वहाँ उगने वाले वृक्षों से, पंचायत के सदस्यों से। पाठ अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ली को उसका नाम मिला था। बहुत अच्छे। तो उसका जो नाम मिला था वहां उगने वाले वृक्षों से मिला था। ठीक है, यहाँ पे 71 का कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कि जो खिजड़ी के वृक्ष होते हैं उसकी छाल से जो है दवा बनाई जाती है। ठीक है, किसकी दवा बनाई जाती है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापेंगे। और ये जो खिजड़ी के जो वृक्ष होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। और ये खिजड़ी जो गाँव है ये राजस्थान के जोधपुर में है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश कौन से हैं? देखिए आ गया ना प्रश्न, बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश कौन से हैं? बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग डियर, सभी को गुड मॉर्निंग। और इस प्रश्न को जरूर से ज़रूर आप लोग नोट कर लेना, इनसे मतलब प्रश्न आने ही आने हैं। अगर बंगाल की खाड़ी से पूछा जाता है तो यही पूछा जाएगा, और अरब सागर से पूछा जाएगा तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, पहले की क्लास में भी मैं करवा चुका हूँ। तो ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर प्रश्न का जवाब ज़रूर दिया करें। तो बंगाल की खाड़ी से इसमें 3 तटवर्ती प्रदेश जो आपके हैं वो आपका हो जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण का अर्थ क्या है? बताएंगे सब लोग, वर्षा जल संग्रहण का अर्थ क्या है? वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जलभृत में होना, वर्षा के जल को छतों के ऊपर से तथा पार्कों से बह जाने दिया जाता है, सतही वर्षा जल से मिट्टी गंदगी हटाना, सतही वर्षा जल से लवण हटाना। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ क्या है भाई? तो वर्षा जल संग्रहण का जो अर्थ है, वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जलभृत में होता है। तो यही वर्षा जल संग्रहण का अर्थ होता है। 73 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? बताएंगे सब लोग, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिवस पर, या 100वें जन्मदिवस पर, या सुभाष चंद्र बोस के 100वें जन्मदिवस पर, या सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिवस पर? तो स्वच्छ भारत अभियान जो प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिवस पर किया गया था। 74 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। आरक्तता किसकी कमी से उत्पन्न होती है? आरक्तता जो है किसकी कमी से उत्पन्न होती है? विटामिन डी, आयोडीन, या कैल्शियम, या आयरन? बताइए सब लोग, आरक्तता किसकी कमी से उत्पन्न होती है? तो आयरन की कमी से आरक्तता होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके जो स्रोत होते हैं जैसे आंवला, पाला, गुड़, ये जो है आरक्तता को दूर करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि लौह इसमें से किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पालक हो जाएगा, गुड़ हो जाएगा। ठीक है, इसमें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कक्षा 3 की, यहाँ से आपके पेडागोगी के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है, कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति संप्रेषण यानी कि यात्रा थीम के लिए को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती हैं। इसके लिए वह जो है संप्रेषण से संबंधित भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करेंगी, या विवादास्पद विषयों से संबंधित विचार विमर्श को प्रोत्साहित करेंगी, या किसी नज़दीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएंगी, या श्याम पट को एक प्रभावी शिक्षण के साधन के रूप में प्रयोग करेंगी। 76 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति संप्रेषण को रचनात्मक पद्धति का उपयोग करके पढ़ाना चाहती हैं। इसके लिए वह जो है किसी नज़दीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएंगी। यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोक कथाएं। प्रश्न क्या है, लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करते हैं? लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करती हैं, लोक कथाएं बच्चों को अपने जो है परिवेश से जोड़ती हैं, या लोक कथाएं बच्चों को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती हैं, लोक कथाएं बच्चों में रुचि का विकास करती हैं, या लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करती हैं? तो कौन कौन सा इसमें कथन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो,
बहुत ही कम लाइक हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, सभी से रिक्वेस्ट है। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे डियर। तो यहाँ पे देखिए आपका सही होगा ये वाला, ए वाला सही हो जाएगा और बी वाला सही हो जाएगा, और कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला ई वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी ई ये तीसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। एक बार इसको जो है एक बार रिवीजन कर लेना इससे। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। यह शिक्षा को सरलता से छात्रों का मूल्यांकन करने देते हैं। यह सभी छात्रों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं या विस्तृत प्रकार के प्रत्ययों एवं कौशलों को सम्मिलित करने में सहायक होते हैं। तो 78 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप जो है असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, रचनात्मक मूल्यांकन के जो है प्राथमिक उपकरण साधनों में है कौन? वार्षिक अथवा जो है अर्धवार्षिक परीक्षा या सामूहिक परियोजनाओं, नियत कार्यों का पर जो है कार्य करना, या छात्रों के प्रदर्शन के बारे में अंतिम निर्णय लेना, या पास अथवा फेल होने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर छात्रों की सफलता का निर्धारण करना। 79 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरण में हैं, तो ये वाला आपका हो जाएगा सामूहिक परियोजनाओं यानी कि नियत कार्यों पर कार्य करना। यहाँ पे दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 का विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक कृष्णन से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज नहीं। कृष्णन को क्या करना चाहिए? ठोस की अवधारणा के बारे में समझाइए, या पत्थर भारी है और कागज हल्का है इसकी व्याख्या करें, या अनिल से कहें कि यह पता लगाएं कि कौन सी दूसरी चीज़ें पानी में डूब जाती हैं, और यह कहें कि चीज़ें पानी में क्यों डूब जाती हैं। आप अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। अनिल से कहें कि पत्थर और कागज की तुलना करें और उत्तर ढूंढें। 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न को अच्छे से पढ़ा करें, 2 बार पढ़ा करें और तभी आप लोग आंसर दिया करें, और जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। तो देखिए, कृष्णन यानी कि जो टीचर है, शिक्षक हैं, कृष्णन को जो कहना चाहिए कि अनिल से कहना चाहिए कि यह पता लगाएं कि कौन सी दूसरी चीज़ें पानी में डूब जाती हैं, और यह कहें कि चीज़ें पानी में क्यों डूब जाती हैं। आप अपनी बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, जल के विषय पर एक इकाई पढ़ाते समय कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती है। शिक्षिका प्रयास करती हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में जल सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करने की, या सामूहिक सामाजिक जो है पहलुओं को पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने की, या छात्रों की सहायता करने की जिससे वे अपने पड़ोस की जल संबंधित समस्याओं के बारे में सीखें, या अध्याय को पढ़ाने के अपने स्वयं के बोझ को कम करने का। 81 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। एटी 81 का यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने की। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, तानी ने एक कहानी पढ़ी। क्या है प्रश्न? तानी ने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लोमड़ी आलू बुखारा खाना चाहती है, पर वो एक ऊंचे पेड़ पर लगे आलू बुखारा तक नहीं पहुंच पाती है। लोमड़ी यह कहते हुए चली जाती है कि आलू बुखारा खट्टा है। तानी ने पहले कभी आलू बुखारे का फल नहीं देखा, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद वह यह जानती है कि आलू बुखारा एक फल है। यह घटना निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत की पुष्टि करती है? बच्चे इंद्रियगत अनुभव से सीखते हैं, या बच्चे संदर्भ से सीखते हैं, या बच्चे अनुमान लगाकर सीखते हैं, या बच्चे ज्ञान की संरचना से सीखते हैं। 82 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक बार प्रश्न को फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होगा कि बच्चे जो है संदर्भ से सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, ईवीएस में जो है कर के सीखने के प्रत्यय का अर्थ क्या है? कक्षा में बहुत से शिक्षण सामग्रियों साधनों का उपयोग, या पढ़ाते समय बहुत से प्रश्नों को शामिल करना, या विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों तथा स्पष्टीकरणों का प्रयोग, या भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना। बताएंगे सब लोग, ईवीएस में जो है कर के सीखने का प्रत्यय का अर्थ क्या है?
ईवीएस में कर के सीखने के प्रत्यय का अर्थ क्या है? भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना। यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मनोरमा अपने विद्यार्थियों से पूछती हैं कि उनके आसपास रहने वाले जीवों में कितने पैर हैं। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक के रूप में इस गतिविधि के पीछे के सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन से होने चाहिए? विद्यार्थियों को जानवरों के विभिन्न शरीर अंगों से अवगत कराना, या विद्यार्थियों में जंतु जगत की विभिन्नता के प्रति सराहना विकसित करना, या विद्यार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा को पोषित करना, विद्यार्थियों को अवलोकन एवं खोज के अवसर प्रदान करना। 84 का राइट आंसर क्या होगा डियर? बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। देखिए डी वाला तो आपका होगा ही होगा क्योंकि अवसर लगा है। और बताइए कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें आपका सी वाला भी हो जाएगा, जिज्ञासा लगा है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला भी हो जाएगा, तो बी सी डी आपका सही होगा। बी सी डी यहाँ पे पहला वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को एक कीड़े ने काट लिया और वह उसे कुचल रहा है। शिक्षण शास्त्र के संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए? कि सैम से बात करके उसे कीड़े को कुचलने से मना करेंगे, या प्राथमिक उपचार करके सैम को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, या सैम से कहेंगे कि जीवों को मारना क्रूरता है और उसे दंड देंगे। सैम से पूछेंगे कि अगर सभी कीड़ों को मार दिया जाएगा तो क्या होगा? दंड तो आपको देना ही नहीं है, तो आपका तीसरा वाला तो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 85 का जवाब दीजिए। रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को एक कीड़े ने काट लिया और वह उसे कुचल रहा है। शिक्षण शास्त्र के संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार जो होना चाहिए कि सैम से पूछेंगे कि अगर सभी कीड़ों को जो है मार दिया जाए तो क्या होगा। यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में डैश वांछनीय है। क्या वांछनीय है बताइए सब लोग? 86 का जवाब दीजिए सब लोग। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस जो है पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो है वांछनीय है। यहाँ पे आपका 86 का यानी कि 86 का जो सही होगा, तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशंसित पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्चा निर्देशात्मक है, सुझावात्मक है, या घोषणात्मक है, या अन्वेषणात्मक है? बताइए। 87 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। 87 का राइट आंसर भी बताएंगे सब लोग, फटाफट आंसर दीजिए। प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशासित पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्चा है, तो इसमें आपका जो होगा सुझावात्मक हो जाएगा और आपका जो है अन्वेषणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे बी और डी सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, जैसे जैसे बच्चा कक्षा 3 से कक्षा 5 में जाता है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्चा बच्चे की दुनिया के बारे में समझ को निम्नलिखित क्रम में विस्तारित करती है। देश, शहर, मोहल्ला, माता पिता स्वयं। देश, शहर, मोहल्ला, स्वयं, माता पिता, या स्वयं, माता पिता, मोहल्ला, शहर, देश, या माता पिता, स्वयं, मोहल्ला, शहर, देश। 88 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही होगा स्वयं, माता पिता, मोहल्ला, शहर, देश हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय एक जो है उचित क्रियाकलाप में शामिल हो सकता है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय एक उचित क्रियाकलाप में शामिल हो सकता है कि बच्चों को प्राकृतिक पैदल सैर के लिए ले जाना, या बच्चों से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचियों के बारे में लिखें, या परिवार में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या की गिनती करना, या उनसे अपने प्रिय अध्यापक के बारे में बात करने के लिए कहना। 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही होगा ये वाला कि बच्चों से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचियों के बारे में लिखें। ओके, चलिए बहुत अच्छे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने लोग नए हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा तीसरी की अध्यापक अभिभावक मीटिंग में सलमना कक्षा अध्यापक से जो है अखिल की शिकायत करती है कि वह लंच नहीं करता है और अधिकतर भोजन को कचरा पेटी में फेंक देता है। एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ चर्चा करेंगे कि बच्चों को खाना बनाने वाले व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए, या बच्चों को अपने माता पिता से निसंकोच अपने भोजन की प्राथमिकताओं के बारे में बात करनी चाहिए, या जो है बच्चों को अपना लंच करना चाहिए क्योंकि कई बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है, या बच्चों को
अपना लंच खत्म करना चाहिए, क्योंकि किसान को भोजन उगाने के लिए बहुत सी कठिनाई को सामना करना पड़ता है। तो इसमें कौन कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है। बहुत अच्छे डियर, ऐसे ही आपको डेली क्लास देखना है। डेली क्लास देखेंगे तो आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें आपका जो सही होगा, इसमें कहना चाहिए शिक्षक को कि बच्चों को खाना बनाने वाले व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए और बच्चों को अपना लंच करना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों को खाना नहीं मिल पाता है। और ये डी वाला ACD आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही होगा तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आ गया है, सॉरी ख़त्म हो गए। तो इतने ही थे आपके जो है क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी सीटेट फार्म की अपडेट है, यूपी टेट फार्म की अपडेट है, वो अपडेट आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। ओके, चलिए क्लास आज की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास पे। कमेंट बॉक्स में सभी लोग जय हिंद ज़रूर लिख देंगे। बाय बाय, टेक केयर।